ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ IISS 2020 ऑल इंडिया रैंकिंग 5th प्रीतम सेन है। दादा, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और आपको हार्दिक बधाइयाँ IISS क्लियर करने के लिए। थैंक यू हृदय, थैंक यू ड्रीम स्टैटिस्टिक्स बोर्ड, थैंक यू सो मच। भैया, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैंने वो स्टैटिस्टिक्स का ग्रेजुएशन किया था आशुतोष कॉलेज से अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2014 साल में। तो उसके बाद मैंने 2016 साल में कल्याणी में मास्टर्स किया था। तो उसके बाद मैंने एक कॉर्पोरेट जॉब शुरू किया था IMRB इंटरनेशनल। तो वो मैंने ज्यादा देर तक नहीं किया, 3 महीने करके छोड़ दिया। तो उसके बाद आई जॉइन वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज and for 3.5 years I have been in Women's Christian College teaching statistics at an undergraduate level। और मैंने वो टीचिंग का जॉब करते करते इस साल IISS के लिए अपियर किया था और I have cleared it। That's great दादा। अभी आपका जो IISS का प्रिपरेशन है वो आपने कब से शुरू किया? प्रिपरेशन तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो मैं वो कॉलेज का जॉब करते करते ही प्रिपरेशन के लिए तैयार हो रहा था। तो दिस इज माय 3rd अटेम्प्ट एंड आई थिंक प्रिपरेशन के लिए जो कैंडिडेट्स देना चाह रहे हैं नेक्स्ट टाइम IISS, तो उसके लिए हाथ में 5 to 6 months तो रखना ही चाहिए, क्योंकि द सिलेबस इज क्वाइट लार्ज। तो उसको खत्म करने का टाइम चाहिए, फिर उसको एटलीस्ट 2 बार तो रिविजन करना ही पड़ेगा। So I will suggest everybody to keep 5 to 6 months at least in their hand for the preparation। Okay। भैया, आपका IISS के पेपर्स में सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा लगता था? सबसे डिफिकल्ट इन द सेंस आई थिंक पेपर 3 was the most difficult one, और paper 1 is difficult in the sense that it is very lengthy, because in paper 1 you have the numerical analysis parts, the PDFs, the CDFs from the derivations, you have to do that things also। So paper 1 is the most lengthy because paper 1 को खत्म करने में बहुत टाइम जाता था। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर 3 was difficult, क्योंकि पेपर 3 का सिलेबस बहुत बड़ा था, उसमें सैंपल सर्वे था, रिग्रेशन था, हमको टाइम सीरीज भी पढ़ना होता था, फिर डिमांड भी था, इंडेक्स नंबर भी था। तो सिलेबस के हिसाब से पेपर 3 सबसे बड़ा था, और क्वेश्चंस भी पेपर 3 का थोड़ा डिफिकल्ट ही रहा है ओवर द इयर्स। सो उस हिसाब से पेपर 3 to me was the most difficult one। दादा, आपका जो पेपर 1 के लिए MCQ के लिए आपने कौन सा बुक प्रेफर किया या आपका स्ट्रेटेजी क्या था जो MCQ मेनली पेपर 1 और पेपर 2 में होता है? देखो, पेपर 1 के लिए मेनली मेरा जो BSc और MSc का नोट्स था मैंने वही पढ़ा था, और उसके साथ वो जो SC गुप्ता का जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का बुक आता है तो मैंने वो भी फॉलो किया था। और उसके साथ अगर कुछ MCQs अगर मिल जाए लाइक प्रीवियस ईयर्स IISS क्वेश्चन पेपर्स, उसके सिवा तुम लोग वो गेट का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है, नेट का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है, ISI का जो होता है, तो अगर वहां पर भी कुछ मिल जाए MCQ वगैरह तो वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि MCQ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इज ऑल अबाउट योर स्पीड। सो तुम जितना MCQ प्रैक्टिस करोगे तो तुमको उतना ही हेल्प होगा। तो तुम जहां से भी पाओ स्टैट्स का MCQ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फॉर बुक्स mainly just focus on Gupta Kapoor, it's a very nice book, and also you can just focus on your BSc and MSc notes just like I did। भैया, पेपर 2 जो होता है, जैसे मतलब टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, इन्फरेंस जो पार्ट होता है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मिलना मुश्किल होता है। तो आप उसके लिए हमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मिले हमें आंसर किया हुआ, तब कैसे करते हैं? पेपर 2 का सॉल्व क्वेश्चन तो देखो, स्टैटिस्टिक्स का तो उस हिसाब से कोई MCQ का बुक नहीं मिलता जहां पर सिर्फ MCQs ही है। तो पेपर 2 के लिए एक बुक होता है प्रोग्राम स्टैटिस्टिक वगैरह, तो उसका PDF मिल जाएगा तुम लोगों को इंटरनेट में। तो वहां पर बहुत सारे MCQs हो गए पेपर 1 पेपर 2 का भी, और सॉल्व भी तुमको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो वो बुक तुम लोग एक बार देख सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और उसके अलावा पेपर 2 आई थिंक इज मोर कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि वहां पर वो इन्फरेंस पार्ट से लीनियर मॉडल वाला पार्ट है। तो पेपर 2 अगर तुम समझ के पढ़ोगे तो आई थिंक पेपर 2 इज द मोस्ट स्कोरिंग वन आउट ऑफ द 4 पेपर्स, क्योंकि पेपर 2 में उतना टाइम भी नहीं जाता, इट्स नॉट एज लेंथी एज पेपर 1। तो मैंने पेपर 2 के लिए मेरा वो BSc और MSc के नोट्स पढ़ा था, और उसके अलावा वो गुप्ता कपूर का जो वॉल्यूम 1 होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ा था। और तुम लोग रोहत की साले जो जिसके पास है, तो वो रोहत की साले बुक भी अच्छा है, तो वो भी तुम लोग पढ़ सकते हो। दादा, जो कंप्यूटर का पेपर आता है और जो पेपर 2 में जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, उसके लिए आपका अप्रोच क्या था और आपका स्ट्रेटेजी क्या था?
देखो कंप्यूटर पार्ट के लिए मैं बोलूंगा कि कंप्यूटर पार्ट इज द मोस्ट स्कोरिंग वन, बिकॉज अगर किसी के पास कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहेगा तो कंप्यूटर से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो अगर कंप्यूटर का पूरा आइडिया किसी को होगा तो वो लोग वो 15 से 20 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स कर सकता है, क्योंकि वहां पर तो कोई सोचने का जगह नहीं है, सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा। तो अगर कंप्यूटर कोई अपना स्ट्रांग बना सकता है तो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट what thing, because that will be a bonus। तो कंप्यूटर के लिए मैंने जो बुक पढ़ा था वो ई बालागुरु स्वामी का था। तो बालागुरु स्वामी का बुक बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर हर चैप्टर की एंड में कुछ कुछ एमसीक्यूज भी होता है। तो अगर तुम लोग वो एमसीक्यूज सॉल्व करके जाओगे और हर चैप्टर कवर अप करोगे तो उसके तो फिर तुमको शायद वहां से ही 3 या 4 क्वेश्चंस कॉमन मिल जाए। और वो बालागुरु स्वामी का बुक छोड़ के भी तुम लोग एक पीके सिन्हा का बुक है कंप्यूटर का, तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। And regarding the official statistics part, I think official is a huge one, क्योंकि official पढ़ने के लिए तुमको वो पूरा मॉस्पी का वेबसाइट तुमको ब्राउज करना पड़ेगा। और पहले पहले जब प्रिपरेशन तुम लोग शुरू करोगे, लाइक जब तुम्हारे पास 8 महीना या 10 महीने का टाइम होगा, तब यू कैन जस्ट गिव 1 hour फॉर सर्फिंग द इंटरनेट ऑन द मॉस्पी साइट। बट जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा अराउंड 3 to 4 months, तब तुम लोगों को वो मॉस्पी का वेबसाइट को सर्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑफिशियल के लिए मैं बोलूंगा कि फंडामेंटल्स बुक में एक चैप्टर है ऑफिशियल बोल के वॉल्यूम 2 में। तो अगर तुमको वो कुछ कुछ चीज अगर इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हो। और अदरवाइज आई विल से कि वहां पर उतना ज्यादा टाइम अगर तुम लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो जस्ट हम 16 साल से जो क्वेश्चन है हमारे पास पेपर 2 का, तो उसका आंसर शीट भी तुमको मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चंस तुम अच्छी तरीके से सॉल्व करते जाओ, क्योंकि वहां से अगर तुम हर क्वेश्चन को माइन्यूटली समझ के सॉल्व करोगे वो ऑफिशियल का, तब तुम्हारे पास कोई नॉलेज होगा कि हाउ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इज हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मॉस्पी का वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हो तो दैट्स फाइन, और अगर टाइम नहीं मिले तो एटलीस्ट वो जो 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास उसको ठीक तरीके से सॉल्व करके जाओ। दैट विल डू इट आई थिंक। ओके भैया, अभी पेपर 3 में से इकोनोमेट्रिक्स है या सैम्पलिंग है, Right. उसके लिए आप हमें कुछ Right. बुक सजेस्ट कीजिए। देखो इकोनोमेट्रिक्स के लिए और सैम्पलिंग दोनों के लिए मैंने जो किया था, मेरा वो बीएससी और एमएससी का नोट्स पढ़ा था। आई थिंक जो जिस लोगों के पास अच्छा नोट्स होगा बीएससी और एमएससी का, तो दैट विल बी देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। क्योंकि नोट्स जब तुम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो तुम लोग तो नोट्स से ही पढ़ते हो। तो अगर नोट्स तुम्हारे पास है तो तुम मेन फोकस उस पर ही करो। और उसके अलावा तुम रिग्रेशन के लिए या इकोनॉमेट्रिक्स के लिए तुम दामोदर गुजराती का बुक देख सकते हो, दैट इज गुड। और उसके अलावा एक वो यूट्यूब में वो एनपीटीएल का नोट्स होता है, तो उसमें भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। तो तुम वो नोट्स भी देख सकते हो एनपीटीएल का। और सैम्पलिंग वगैरह में सैम्पलिंग का भी मैंने फॉर द ग्रेटर पार्ट मैंने मेरा वो बीएससी और एमएससी के नोट्स ही देखा था। और उसके अलावा तुमको एनपीटीएल में भी सैम्पलिंग मिल जाएगा। और फिर तुमको वो गुप्ता कपूर का वॉल्यूम 2 भी है, वॉल्यूम 2 में तुमको सैम्पलिंग मिल जाएगा। और उसके अलावा सैम्पलिंग के लिए तुम वो पोरिमल मुखोपाध्याय का एक बुक आता है, तो तुम वो भी देख सकते हो। कि आई थिंक सैम्पलिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स इन पेपर 3, क्योंकि वहां से अगर तुम पूरा सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तो आई थिंक तुम इन दोनों को मिलके ही अराउंड 120 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। तो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन पेपर 3, यू शुड कीप दैट इन माइंड। दादा, आपका जो पेपर 4 में आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा था? मेरा पेपर 4 में था एसक्यूसी और डेमोग्राफी। अभी जो रिसेंट ईयर में माइग्रेशन लेके और सेंसस लेके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए Right. कहाँ से हम पेपर मतलब जो नोट्स है वो हम कहाँ से मतलब ढूंढ सकते हैं? देखो वो डेमोग्राफी का जो बुक्स हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, लाइक फंडामेंटल्स वॉल्यूम 2 और वो एससी गुप्ता का जो अप्लाइड वाला बुक है वहां से, लेकिन वहां पर माइग्रेशन तुमको नहीं मिलेगा। तो माइग्रेशन के लिए मैंने जो किया था, मेरे पास एक पीडीएफ था, शायद वो तुमको इंटरनेट में अगर तुम माइग्रेशन सर्च करोगे गूगल पर तो तुमको वहां से 3 या 4 पीडीएफ मिल जाएगा। तो तुम वो पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो माइग्रेशन के लिए। और उसके अलावा अगर तुम सेंसस के बारे में जाओ तो सेंसस को हम लोगों को सेंसस रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि सेंसस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक
हो जाता है हमारा एग्जाम में, क्योंकि अगर हम लास्ट रिसेंट कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो सेंसस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो सेंसस तुमको हर चीज पढ़ना पड़ेगा, लाइक सोर्सेस ऑफ डेटा, और सेंसस में क्या क्या एरर्स होते हैं, इंडियन सिनेरियो में सेंसस का क्या क्या डिविजन से, और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग सेंसस, व्हाट आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग सेंसस। तो सेंसस तुमको, आई थिंक वो सेंसस को अगर तुम वो फंडामेंटल्स वॉल्यूम 2 और गुप्ता कपूर दोनों बुक को मिला के पढ़ोगे तो दैट विल बी एग्जॉस्टिव, सेंसस तुम्हारा वहां से कवर हो जाएगा। और माइग्रेशन के लिए तुमको थोड़ा इंटरनेट पर सर्फ करना होगा कि माइग्रेशन, तुमको वो टॉपिक जो दिया होता है सिलेबस में जब नोटिफिकेशन निकलता है, तो वहां पर जो टॉपिक है तुम उस टॉपिक को सर्च कर करके पढ़ सकते हो फ्रॉम इंटरनेट अबाउट माइग्रेशन। और एसक्यूसी के बारे में जो न्यूमेरिकल पार्ट है एसक्यूसी का, वो आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? एसक्यूसी का पार्ट, एसक्यूसी जो वो एससी गुप्ता कपूर में जो एसक्यूसी का चैप्टर है, तो वो चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो वो चैप्टर अगर तुम पूरा पढ़ जाओगे तो एसक्यूसी विल गेट कवर्ड अप। और एसक्यूसी की जो तुम्हारा बीएससी का बीएससी और एमएससी का नोट्स भी होगा कुछ कुछ लोगों के पास, तो तुम वो नोट्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एसक्यूसी आई थिंक पेपर 4 का सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि एसक्यूसी का सिलेबस भी थोड़ा कम है। और एसक्यूसी का अगर तुम क्वेश्चन पैटर्न स्टडी करोगे तो एसक्यूसी का क्वेश्चन जनरली आसान ही होता है, तो तुम एसक्यूसी में पूरा तुम 100 में से 100 ही आंसर कर पाओगे। तो एसक्यूसी के लिए मैं बोलूंगा कि वो जो गुप्ता कपूर का बुक है तो वो पढ़ लो, और उसके अलावा अगर किसी के पास नोट्स है बीएससी एमएससी का तो वो तो बहुत बढ़िया है, तो वो नोट्स भी तुम फॉलो कर सकते हो। मैंने जनरली वो नोट्स से ही प्रिपेयर किया था, और उसके अलावा वो जो गुप्ता कपूर का बुक है मैंने वहां से पढ़ा था। दादा, एग्जाम का जो प्रिपरेशन के लिए जो रिवीजन पार्ट था उसके लिए आपने कितना दिन रखा था कि मुझे रिवीजन के लिए मुझे इतना दिन चाहिए? देखो, आई थिंक अगर तुम 6 महीने रख के चलोगे फॉर द एंटायर कोर्स, तो तुमको यू शुड हैव इन टारगेट कि हमको पहले 3 महीने में पूरा सिलेबस एक बार खत्म करना है, क्योंकि तुम वो एंड का जो 2 या 3 महीना तुमको वहां पर एटलीस्ट 2 बार रिविजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर 3 और 4 स्पेशली क्या होता है, तो वहां पर तुमको 3 घंटे का एग्जाम का टाइम होता है और तुमको 200 मार्क्स अटेंड करना होता है। तो योर राइटिंग स्पीड विल बी टेस्टेड, और अगर तुम ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा लिख लिख के पढ़ोगे, तो योर स्पीड विल बी एनहेंस्ड। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि स्पेशली पेपर 3 और पेपर 4 के लिए तुमको एटलीस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक 2 से 3 बार तो रिविजन करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तुम, आई थिंक वो लास्ट के लिए 3 महीना है, जस्ट कीप द एंटायर 3 मंथ्स फॉर रिविजन, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, तो तुम अगर एक टॉपिक पढ़ोगे तो नेचुरली तुम यू विल फील दैट आई हैव फॉरगॉटन द प्रीवियस टॉपिक। तो उसके लिए जो आखिरी का जो 2 या 3 महीना है, कीप दैट फॉर रिविजन एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस बाय द फर्स्ट 3 मंथ्स। दादा, आपका पास तो 2 इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस है। आप हमें बताइए कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा था, या मतलब क्या एक्सपीरियंस मतलब होता है, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। देखो, इंटरव्यू में एक पैनल होता है, तो वहां पर 4 से 5 मेंबर्स हमेशा बैठता है। तो उसमें से एक होता है हमारा चेयरमैन, और उसके अलावा 4 आदमी फ्रॉम 4 डिफरेंट, दे विल आस्क क्वेश्चंस फॉर 4 डिफरेंट टॉपिक्स। तो जनरली इंटरव्यू में जो जो चीजों का ध्यान रखना होगा, फर्स्ट इज योर अपीयरेंस, क्योंकि तुमको वहां पर एक फॉर्मली ड्रेस्ड होके जाना पड़ता है, और जो इंटरव्यूअर होता है उन लोगों को थोड़ा ग्रीट करना पड़ता है, गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, वॉट एवर। तो वो सब तो फॉर्मेलिटीज करना ही पड़ेगा। और उसके बाद पहले तुमको कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक तुम कहाँ से हो, तुम क्या करते हो। तुमको इंटरव्यू के पहले एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग फिलअप करते हैं, वो यूपीएससी वाले तुमको एक डैफ भेजता है, तो तुमको वो डैफ डिटेल में फिलअप करके देना पड़ता है। वो एक 14 to 15 पेज का एक पीडीएफ है, तो तुमको वो डैफ बहुत माइन्यूटली फिलअप करना पड़ता है, इंक्लूडिंग योर हॉबीज, योर फेवरेट टाइम पास, ये सब कुछ डिटेल्स वो लोग मांगते हैं। तुम्हारा वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वो लोग मांगेंगे, तुम्हारा जो रिकॉर्ड है, तुम्हारा जो वो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी वो लोग मांगेंगे। तो जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो ईच वन ऑफ देम विल हैव योर डेफ। तो वो लोग डेफ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक तुम्हारा हॉबी, सपोज मेरा हॉबी मैंने क्रिकेट दिया था, तो मुझको वो क्रिकेट से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो तुम लोग वहां पर जो हॉबी दोगे, तो उस हॉबी से वो लोग तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो वो डेफ जब तुम फिलअप करोगे तो बी वेरी केयरफुल कि तुम डेफ में जो जो डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, तुमको उस डिटेल्स का यू हैव टू कीप अ वेरी गुड सब्सटेंस इन योर माइंड। तो तुम वो डिटेल्स को प्रिपेयर करके जाना। और उसके बाद स्टैट्स का तो क्वेश्चन वो लोग पूछते ही है,
और कुछ कुछ वो जनरल टॉपिक्स का भी क्वेश्चंस पूछते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफिशियल साइड से, क्योंकि वो ऑफिशियल का हम लोग जो पेपर 2 में क्वेश्चन फेस करते थे, तो वो तो चलो वो 15 से 20 एमसीक्यू था, तो वो लोग कुछ कुछ लोग वो अटेम्प्ट करते हैं, कुछ कुछ लोग छोड़ते हैं, दैट्स फाइन। बट जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, तुमको वो मॉस्पी का वेबसाइट को पूरा अच्छा तरीका से करना होगा, क्योंकि वो मॉस्पी का वेबसाइट में जो जो डिटेल्स है, लाइक वो नेशनल सैंपल सर्वे का जो राउंड्स होता है, तो वो राउंड्स का रिगार्डिंग तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हमारा मॉस्पी का जो 2 विंग्स है, एनएस एसोसिएट्स, वो जब लाइक नाउ इट हैज बीन कंबाइंड इनटू वन, तो उस विंग्स का जो सब विंग्स है, कौन सा डिविजन है, तुमको वो ऑफिशियल पार्ट बहुत डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो वो एमसीक्यू तो चलो ठीक है, हम लोग कुछ कुछ पढ़ते कुछ कुछ छोड़ते, लेकिन जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी ऑफिशियल, क्योंकि तुमको ऑफिशियल से और स्टैट से तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। तो तुमको इंटरव्यू को अनाउंसमेंट के बाद वो 2 या 3 महीने का टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो इन दैट टाइम यू हैव टू फोकस एंटायरली ऑन द ऑफिशियल साइट्स पर। जो मॉस्पी का जो वेबसाइट है उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना होगा, क्योंकि मॉस्पी का वेबसाइट से ही वो लोग बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। दादा, इंग्लिश और जनरल स्टडीज के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? देखो, बेसिकली आई वाज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिकॉज माय मीडियम वाज इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इंग्लिश के लिए मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं दिया था, क्योंकि वहां पर एक पैराग्राफ आता है, एक प्रेसिस आता है, तो वो लोग तो तुम कुछ कुछ, अगर तुम्हारे पास वो टॉपिक्स का थोड़ा ज्ञान होगा तो तुम पैराग्राफ तो लिख ही सकते हो, और प्रेसिस तो तुमको वहां पर जाके ही उसको वो 1/3 में कन्वर्ट करना होगा। तो इंग्लिश के लिए जो तुम 2 पार्ट्स कर सकते हो, दैट इज, एक होता है कि वो एक पूछा जाता है कि मेक एन पैराग्राफ अबाउट अ प्रोवर्ब। तो वो जो प्रोवर्ब्स होता है, तो तुम उस प्रोवर्ब्स लेके कुछ कुछ पैराग्राफ तुमको मिल जाएगा इंटरनेट पे। तुम वो गूगल सर्च करके वो 10-12 ये प्रोवर्ब्स जो होता है, कॉमन प्रोवर्ब्स, तुम उसके रिगार्डिंग एक पैराग्राफ बना सकते हो, क्योंकि तुमको प्रोवर्ब्स का मीनिंग समझना होगा, उसका एप्लीकेशन समझना होगा, तो तुमको वो सब लिखना पड़ेगा। तो वो प्रोवर्ब्स का चीज तुम फ्रॉम इंटरनेट देख सकते हो। और उसके अलावा एक होता है सेंटेंस करेक्शन। तो उसके लिए आजकल यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स होता है कि वहां पर जो इंग्लिश का, जो सिविल सर्विस का बेसिकली होता है, कि वो तुमको इंग्लिश का जो सेंटेंसेस दिया जाता है, तुमको उसको करेक्ट करने को बोलता है। तो तुम वो यूट्यूब का कुछ कुछ चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा जो तुम्हारा जो करंट टॉपिक्स होता है, जो रिसेंट टॉपिक्स, लाइक सपोज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जो वो सोसाइटी का रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होता है, तो तुम देखना तुम्हारा वो इंग्लिश पेपर में शायद 3 या 4 टॉपिक्स रहते हैं, तो यू हैव टू मेक एसे फ्रॉम वन ऑफ देम। उसके लिए तुम्हारे पास अगर करंट अफेयर्स का थोड़ा नॉलेज होगा कि क्या क्या चल रहा है मेरे आसपास, तो तुम वहां से एक टॉपिक तुमको कॉमन मिल जाएगा। तो उसको उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। और जीएस के लिए मैं बोलूंगा कि देखो, एक यूपीएससी का जो एक प्रीलिम्स का बुक होता है ना, एक मोटा वाला, तो उस प्रीलिम्स का बुक अगर एक तुम खरीद लोगे, तो वहां पर तुमको हिस्ट्री मिल जाएगा, जियोग्राफी मिल जाएगा, पॉलिटी भी मिल जाएगा। तो तुम, आई थिंक सबको बोलूंगा कि जो लोग जीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको 2 चीज को ध्यान रखना होगा। एक, अगर हो सके तो वो बुक एक खरीद के लेना, क्योंकि वहां पर तुमको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, या फिर वो जो गवर्नमेंट का जो रिसेंट स्कीम्स है वो सब भी मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर किसी के पास वो, आजकल तो सब लोग के पास फोन होता है, तो फोन में वो जो न्यूज़पेपर्स का ऐप होता है, लाइक वो एनडीटीवी का ऐप और वो हिंदू का ऐप, तो वो सब ऐप्स को तुम लोग डाउनलोड करके लो। और तुमको वो रिसेंटली जो जो टॉपिक्स चल रहा है, जो न्यूज होता है, जो करंट अफेयर्स इंडिया का, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल, तुमको वो सब अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो फ्रॉम करंट टॉपिक्स वो लोग देते ही है। तो तुम वो न्यूज़पेपर्स को ध्यान दो अच्छी तरीके से। अगर घर में न्यूज़पेपर रहा तो वो भी पढ़ सकते हो एवरीडे, और या फिर तुम लोग वो फोन पर वो जो ऐप होता है वो भी दिन में अगर तुम 30 मिनट्स टाइम निकाल सकते हो उसके लिए, तो दैट विल बी फाइन। और उसके अलावा वो जो तुम्हारा वो जो बुक मैंने बोला, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो उसके लिए भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो। आई थिंक मैंने जो किया था, मैं एवरीडे मेरा स्टैट्स पढ़ाई के बीचों बीच मैंने 1.5 से 2 घंटा एवरीडे तुम जीएस या फिर इंग्लिश के लिए अगर तुम निकल सकते हो, तो दैट विल बी वेरी गुड। क्योंकि जब तुम वो एग्जाम के नजदीक आ जाओगे, लाइक इन द लास्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ, तुम उस टाइम में तुम जीएस के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि स्टैट्स का इतना सारा बोझ होगा, तुम जीएस के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए फ्रॉम फॉर जीएस पर्पस एंड इंग्लिश एज वेल, तुमको पहले से ही जस्ट कीप इन माइंड कि मुझको एवरी डे 1 से 2 घंटा टाइम निकालना होगा।
वो तुम दोपहर में कर सकते हो, तुम रात में कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग तुम वैसे प्रिपरेशन ले सकते हो। अभी जो कुछ सवाल हमारे सब्सक्राइबर से हम वो पूछते हैं। पहला सवाल था या कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, मतलब क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आई थिंक फ्रॉम द ऑनसेट तुमको ये चीज ध्यान रखना होगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है वो एक सिलेबस जो दिया होता है हमारे नोटिफिकेशन में, तो सब कुछ सिलेबस से ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं। वो लोग कुछ कुछ वो टॉपिक्स वो लोग आउट ऑफ सिलेबस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो तुमको पहले से ही कीप दैट इन माइंड कि तुमको सब कुछ पढ़ना होगा। लाइक पेपर 4 में तो तुमको आउट ऑफ 7 तुमको 2 टॉपिक पूछते हैं वो लोग, तुम बाकी 5 टॉपिक को छोड़ सकते हो। तो वो पेपर 4 को छोड़ के तुम्हारा पेपर 1 2 3 में जो होता है, तो आई थिंक यू मस्ट कवर एवरीथिंग। तो मैंने जो किया था कि मैंने वो टाइम सीरीज का जो साइक्लिकल कंपोनेंट वाला पार्ट है, तो मैंने वो पार्ट को उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब मैंने एग्जाम देने को गया था, तो मैंने देखा कि वो कंपलसरी सेक्शन होता है पेपर 3 में, तो वहां पर भी वो लोग टाइम सीरीज के कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर बहुत सारा तुमको, सपोज तुमका तुम्हारा एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुम टाइम से कुछ समझ में नहीं पा रहे हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर टाइम मिले और अगर यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो यू शुड स्टडी एवरीथिंग। बिकॉज तुमका अगर कुछ कुछ पार्ट छोड़ भी गए तो दैट विल बी रिस्की, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है तो यू कैन प्रेडिक्ट कि हमको यहाँ से इतना क्वेश्चन मिलेगा। तो यू शुड कीप इन माइंड टू स्टडी एवरीथिंग। तो जब तुम्हारा रिविजन का पार्ट आएगा, तो वहां पर यू कैन जब जज चूज कि चलो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसमें मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, दिस टॉपिक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर मैं थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ। लेकिन तुमको यू हैव टू कीप जस्ट अ सिंपल ओवरव्यू नॉलेज ऑफ एवरी टॉपिक दैट इज कवर्ड हियर। कुछ छोड़ने का कुछ छोड़ने का वो जो थिंग है वो माइंड पे अभी मत लाओ, क्योंकि दैट विल बी रिस्की। अभी एक सवाल आया था कि जो कोई लिमिटेशन ऑफ एटम है क्या, जैसे मतलब आईएएस में 6 एटम होता है, तो आईएसएस के मामले में वैसा कोई एटम लिमिटेशन है क्या। नहीं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं, लेकिन आई थिंक मैं जो जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी का एज आई थिंक वो 30 साल तक है। तुम 30 साल तक तुम ये एग्जाम दे पाओगे, उसके बाद तुम्हारा वो एज लिमिट में तुम आई थिंक तुमको वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो जब तक तुम्हारा 30 साल का उम्र है तो तुम दे सकते हो। आई थिंक ये वो रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा आई थिंक वो 32 35 साल है, आई एम नॉट श्योर। बट ये एक बार देख लेना, क्योंकि एज इज द ओनली क्राइटेरिया। तो एज के सिवा कुछ वो अटेम्प्ट्स वगैरह यहाँ पर उतना स्ट्रिक्ट वो लोग नहीं है। यहाँ पे आपका जो ये वो थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपको फेलियर भी लाइफ में देखा है, तो आपने फेलियर को कैसे हैंडल किया। देखो, ये सिर्फ आईएसएस के लिए नहीं है, ये इट इज रिगार्डिंग एनी गवर्नमेंट जॉब और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम कि यू हैव टू कीप योर पेशेंस। क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो जनरली क्या पीपल टेंड टू गिव अप। तो आई विल सजेस्ट एवरीबडी टू कीप पेशेंस, कीप फेथ इन योर हार्ड वर्क, बिकॉज यू हैव बीन गिविंग द फुल डेडिकेशन टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। तो वो डेडिकेशन अगर पहली बार काम नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, कीप दैट इन माइंड कि वी हैव टू इम्प्रूव मोर, and keeping that in mind just try for the next time, because it's all about you have to keep your patience, because यहाँ पर बहुत सारा competitive एग्जामिनेशन चल रहा है एक साथ। और आईएसएस के लिए भी अगर तुम देखोगे तो ऑल इंडिया से बहुत सारे स्टेट्स में से बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देते होंगे। तो वहां पर अगर तुमको ये लगा कि चलो मैं एक बार फेल हो गया तो इसका मतलब आई एम नॉट वर्थ इट, तो ये चीज इट्स नॉट एक्चुअली beneficial. So keep that in mind, keep trust in your hard work, keep motivated, and keep your dedication, and most importantly keep patience। क्योंकि ये थिंग जो है, अगर तुम सपोज एक बार एग्जाम दिए तुम वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो दैट विल सर्व एज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन एज वेल। क्योंकि तुम जितना एग्जाम दोगे तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस होगा, उतना एग्जाम को हैंडल करने का तरीका होगा। क्योंकि ये एग्जाम बहुत हेक्टिक है, वो 3 दिन का लगातार एग्जाम रहता है, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे। और थर्ड डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। थर्ड डे तुम्हारा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, तो थर्ड डे तक तुम्हारा पेशेंस रख के, तुम्हारा डेडिकेशन रख के पढ़ के एग्जाम देने को जाना भी एक डिफिकल्ट थिंग होता है। तो तुम जितनी बार एग्जाम दोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो वो गिव अप करने का जो आइडिया है उसको भूल जाओ, दैट इज नेवर एन ऑप्शन। अगर पहली बार क्वालिफाई नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी बार जरूर हो जाओगे। दादा, आप हमें बताइए, जो सवाल हमसे जब पूछा गया है कि कोचिंग जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपका इसमें क्या कहना है।
देखो मैंने खुद तो कोई कोचिंग नहीं लिया था क्योंकि आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो कोलकाता में आईएसएस के लिए उतना डेडिकेटेड कोचिंग सेंटर्स कुछ नहीं है। और कोचिंग में आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग में जो होता है कि दे आस्क फॉर अ हेवी कोर्स फी फॉर द एंटायर ईयर। और सेकेंडली कोचिंग में क्या होता है कि दे विल जस्ट प्रोवाइड यू विद द स्टडी मटेरियल्स, तो तुमको वही चीज यू हैव टू रीड योरसेल्फ, तो तुमको पढ़ना तो खुद को ही है। तो अगर तुम्हारे पास वो स्टडी मटेरियल्स है, वो कॉम्पैक्ट नोट्स वगैरह है, बुक्स भी है, और अगर तुम चाहो तो बुक्स खरीद भी सकते हो, तो दैट इज बेटर बिकॉज तुमको खुद को पढ़ना होगा। एंड कोचिंग में क्या होता है कि जनरली दे आस्क फॉर अ गुड फी, दैट फी इज नॉट वर्थ इट। तो अगर तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल्स है, कोर्स जो वो कंटेंट्स है और बुक्स भी है, तो कोचिंग लेना जरूरी नहीं है। एंड सेकेंडली तुम एक चीज कर सकते हो जो मैंने भी ट्राई किया था, लाइक कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स वो तुम्हारा स्टेट्स का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो they what they do is they take mock tests and they allow every participants to appear in that mock tests. तो अगर तुम अपना सिलेबस को कंप्लीट करके वो मॉक टेस्ट दोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज वो जो स्पेशली पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होता है, तुमको 2 घंटे के अंदर तुमको 80 एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। तो तुम्हारा वो जो टाइम मैनेजमेंट है तो वो भी एक क्वेश्चन होगा, और तुम्हारा वो स्पीड का भी एक टेस्ट हो जाएगा। तो अगर तुम सिलेबस को जल्दी प्रिपेयर करके वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो अगर तुम्हारे पास नोट्स वगैरह है तो कोचिंग जरूरी नहीं है, और इफ पॉसिबल तुम मॉक टेस्ट कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स का तुम ज्वाइन कर सकते हो। दादा आपके पास जॉब था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका मतलब मैनेज आपने कैसे किया जॉब और प्रिपरेशन, और आपने कितना टाइम दिया मतलब प्रिपरेशन के लिए? देखो जॉब तो मेरे पास था, लेकिन मेरा जो जॉब था वो एक कॉलेज में टीचर का जॉब था। तो जब तुम एक कॉलेज में टीचिंग करोगे तो तुमको वो सब्जेक्ट का टच में रहना ही पड़ेगा। तो मैंने जो किया था, मैं वो सुबह तो मेरा कॉलेज का क्लासेस रहता था, तो मैंने वो क्लासेस करके जब घर लौटता था तो आई ऑलवेज मेड इट श्योर कि मेरे पास एटलीस्ट एवरी डे 5 to 6 आवर्स होंगे फॉर माई ओन स्टडीज। क्योंकि तुम अगर पूरा सिलेबस देखोगे तो तुमको वो एवरी डे 5 to 6 आवर्स निकालना ही पड़ेगा फॉर योर स्टडीज। तो जॉब के अलावा जॉब तो तुम सुबह करोगे, लेकिन शाम पे आकर यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि आई हैव टू मैनेज टाइम फॉर माय ओन स्टडीज एज वेल। आई विल नॉट से इट्स इम्पॉसिबल, तुम वो जॉब के साथ साथ तुम्हारा पढ़ाई नहीं कर पाओगे, दैट्स नॉट ट्रू। तुम कर पाओगे, लेकिन यू हैव टू वर्क स्टेप हार्डर फॉर दैट, एंड आई थिंक इट्स पॉसिबल बिकॉज मैंने तो वही किया था। तो घबराओ मत, दे बोथ कैन बी मैनेज्ड साइमल्टेनियसली। भैया आपको अगर कोई एडवाइस देना हो आपके जूनियर्स या जो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करे, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? To my juniors and the other ISS aspirants, I will say that keep yourself motivated because that's the most important thing. Secondly, believe in you. You have to work very hard for this, and keep your patience because you may not be able to clear it in the very first attempt. But keep in mind that each examination, each failure is a new experience. So अगर first time clear नहीं हुआ तो second time होगा, third time जरूर हो जाएगा. So just work hard, keep your patience, keep motivated, and just be dedicated. That's it. हम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत पर्सनली प्राउड फील हो रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटी से किसी ने आईएएस क्रैक किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे दोबारा इंटरव्यू ले पाए 2 साल बाद लाइफ एज एन आईएएस ऑफिसर, और आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। Thank you, Hriday. Thank you so much. Thank you.